नाम संदीप है। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव ढाणीमऊ में हुआ है। जिसके पेरेंट्स नहीं हैं वो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं कि जब ये काम करते हैं तो इसमें अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं कि 39 सेक्टर में मैं घर में गया और वहाँ मैंने जैसे ही घंटी बजाई, आंटी आई, मैं थोड़ा सा अंदर हुआ, उन्होंने दरवाज़ा मुँह पे मारा। ये अपनी बहन से या अपनी माता से घर के कामों में काम बटाना चाहिए। जब भी वो मुझे ये कहती थी कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो हमने कभी एहसास नहीं किया कि भी उनको मासिक धर्म की समस्या हो सकती है। मासिक धर्म के दौरान वो घास का इस्तेमाल करती हैं तो उनकी सुरक्षा कहाँ तक होगी? क्या वो महिलाएं एक सुरक्षित जनरेशन को जन्म दे सकती हैं? ओपन आइज फाउंडेशन की स्थापना मैंने पिछले 3 साल पहले की है। इसको शुरू करने के पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसको लेके मैंने इसको स्टार्ट किया। इससे पहले मुझे नहीं पता कि सोशल वर्क क्या होता है, किस तरह से सोशल वर्क करते हैं। मैंने जेबीटी की है और जेबीटी जो होता है वो प्राइमरी टीचर का एक कोर्स होता है। तो कोर्स करने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग है वो हरियाणा के एक गांव में लगी, डाडम गांव में लगी, जिसमें मुझे 3री क्लास पढ़ाने को दी। जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट हैं। जब उन बच्चों को मैंने पढ़ाया और जब अगले दिन मैं उनसे पूछता था कि भाई जो काम पिछले दिन करवाया वो आपने कहाँ नोट किया, तो बहुत से बच्चों का जवाब होता था कि उनके पास किताबें भी नहीं हैं, पेन भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है। तो हर रोज़ ये कहानी, रोज़ की रोज़ ये कहानी होती थी। फिर मैंने हेड टीचर से पूछा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को फ्री में सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो ये बच्चे तो कह रहे हैं इनके पास किताबें नहीं हैं। फिर हेड टीचर ने मुझे बताया कि सरकार इनके अकाउंट में पैसे देती है, जो स्टेशनरी के सामान के जो पैसे इनके अकाउंट में जाते हैं, इनके पेरेंट्स के पास जाते हैं। जब मैं उनके पेरेंट्स के पास गया तो मैंने देखा कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जो इंसान अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सकता, उसको अगर 3000 रुपये उसके बच्चे के अकाउंट में आते हैं तो वो तो खाना पहले प्रीफर करेगा, तो वो उस पैसे से वो खाना लेके आते हैं जिससे उनका घर चलता है। मैंने कुछ नहीं पूछा और उन्हीं पैरों में वापस आया। आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे तो पढ़ना चाह रहे हैं, कोई ना कोई तो ज़रिया होना चाहिए। मैंने कुछ बच्चों को अपने से किताबें ख़रीद के दी। भाई आप जो है पढ़ने के लिए इंटेलिजेंट हैं तो मैं पैसे देता हूँ, आप ये किताबें ख़रीद लीजिए। तो फिर पूरे स्कूल में इस बात का पता चला कि भी एक सर हैं वो पैसे देते हैं कॉपियों के लिए और किताबों के लिए, तो सारा स्कूल मेरे पास आने लगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा फिर ये कि और इतने बच्चों को मैं दे भी नहीं सकता था। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई वहाँ पे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं चंडीगढ़ आया, लेकिन मेरे दिमाग में वो बातें चलती रही कि नहीं, उन बच्चों के लिए कुछ करना है। फिर मैंने देखा कि जो ऐसे हालात हैं वो सिर्फ गाँव में हैं या शहर में भी हैं, चंडीगढ़ में। फिर मैं चंडीगढ़ के हर स्लम में गया, हर स्कूल में गया, हर कॉलेज में गया। वहाँ जाके मैंने देखा 4 महीने मैं ऐसे घूमता रहा अलग अलग जगह पे। टीचर से भी बात की मैंने, प्रिंसिपल से भी इस बारे में बात की कि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा स्लम है। आप चंडीगढ़ के चारों तरफ देखोगे तो स्लम ही स्लम है। वहाँ पे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो ऐसा सोचा, लेकिन सोचने से काम होता नहीं है। फिर इतने बच्चों को किताबें देना, पेन देना, पेंसिल देना, वो यानी आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। फिर मेरे दिमाग में चीज़ें वो चलती रही, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा अपने घर में अपनी किताबों की तरफ मैं देख ही रहा था। फिर मैंने देखा कि जो मेरी किताबें हैं ये मैं किसी दूसरे बच्चे को दे सकता हूँ और बच्चा इसे पढ़ सकता है। फिर मुझे वहाँ से आइडिया आया कि किताबें मैं जो है दूसरे बच्चों से लूँगा और ज़रूरतमंद बच्चों को दूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि तो सिर्फ किताबें हैं, जो स्टेशनरी का सामान है उसका मैं प्रबंध कैसे करूँगा। फिर मेरे 2-3 रजिस्टर थे, मैं उनकी तरफ ध्यान गया। मैंने खाली पेज निकाले और उससे नई कॉपी बनाई। मेरे पास सुई धागा था, धागे से मैंने उसको सिला, एक नई कॉपी तैयार हुई। इसी तरह पेन था, खाली पेन था, मैंने देखा कि मैं इसकी रिफ़िल निकाल के नया पेन बना सकता हूँ। वहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया हुआ और उसके बाद मैं रुका नहीं। मैंने 11 के कॉलेज से, अकेले 11 के कॉलेज से मैंने इस काम की स्टार्टिंग की। धीरे धीरे लोगों को मैंने ये चीज़ बताई कि आप जो है बिना पैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं और आपने कहीं नहीं जाना, अपने घर बैठे कहीं गए बिना आप ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। आपने मेरे नंबर पे कॉल करनी है। कॉल करने के लिए 20 सेकंड लगेंगे आपके। मैं आपके घर आऊँगा और आपके घर से वो किताबें लेके जाऊँगा।
तो इस तरह से मैंने लोगों को जोड़ना शुरुआत की और आज चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, जितना भी स्लम एरिया आसपास, चाहे वो मोहाली का हो, चाहे वो पंचकुला का हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, हर स्लम एरिया में हमारी किताबें जाती हैं, हमारा स्टेशनरी का सामान जाता है। देखिए, जब ये काम करते हैं तो इसमें अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो ये दिक्कत आती है जब हम किसी के घर में जाते हैं, किसी के घर में बेल बजाते हैं तो वो घर से आते हैं, जैसे कई बार दोपहर भी होती है, शाम को भी होती है, लोग सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं कि अंदर सो रहे होते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, माँ नमस्कार मैम, ओपन आइज़ फाउंडेशन से कहते आगे मांगने के लिए। कई बार तो दरवाज़ा मुंह पे भी लगा है। एक बार तो ऐसा हुआ है कि 39 सेक्टर में मैं एक घर में गया और वहाँ मैंने जैसे ही घंटी बजाई, आंटी आई, मैं थोड़ा सा अंदर हुआ, उन्होंने दरवाज़ा मुँह पे मारा। तो इस तरह की घटनाएँ आती हैं। दूसरी दिक्कत ये आती है कि इतनी सारी किताबें होती हैं, इन किताबों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। मैनेज मतलब अलग अलग क्लास की किताबें निकालना और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अगली जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि किसी भी किताब में 10 चैप्टर है, मान लीजिए उसमें से एक चैप्टर चेंज हो गया तो उसको अपडेट करने के लिए भी दिक्कत आती है। फिर हमें वो फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ती है। मार्केट से नई किताब खरीदते हैं, उस एक चैप्टर की फ़ोटोकॉपी करवाते हैं और उस किताब में ऐड कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे को तो किताब चाहिए, वो ये नहीं दिखता कि इसमें एक चैप्टर फ़ोटोकॉपी है या एक चैप्टर नहीं है। और इसी तरह से जो किताबें हम बनाते हैं, जैसे खाली पेज निकाल के जो कॉपियाँ बनाते हैं, तो प्रॉपर मशीन नहीं है उसकी हमारे पास। अभी हम जो देसी जो तरीका होता है, जैसे सुई से हम सील देते हैं या स्टेपल हम कर देते हैं या स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं, सिर्फ ये अभी तक सुविधा है। उसको पेज को अलग निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो और इन किताबों को रखने के लिए एक बड़े स्पेस की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं कि छोटा सा स्पेस हमारे पास, इसका भी हम रेंट देते हैं। इसमें लगभग 4000 रुपये हम इसका रेंट देते हैं। और मैं इसी ऑफिस में मैं सोता हूँ, क्योंकि मैं जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से मैं घर नहीं गया हूँ। मैं इसी काम में, मेरा मन इसी काम में लगता है। मैं तो इसी ऑफिस में मुझे सोना पड़ता है, इसी ऑफिस में मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इसमें। देखिए, एक्सपीरियंस ऐसा है, कई बार जो हम किताबें भी देते हैं बच्चों को, तो जब स्टार्टिंग में मैंने किताबें देनी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि एक दिन एक बच्चे को मैंने किताबें देनी थी। तो मैं किताबें लेने के लिए 15 की मार्केट में गया, जहाँ पे पुरानी किताबें मिलती हैं। तो इत्तेफाक से मैंने देखा कि जो किताब मैंने लेनी थी, मैंने उस शॉपकीपर से किताब ली। तो जैसे ही मैं किताब को खोलने लगा तो उसमें हमारा नाम लिखा हुआ, ओपन आइज़ फाउंडेशन। हम स्टैंप लगाते हैं जब भी किसी बच्चे को हम किताबें देते हैं तो उस पर स्टैंप लगाते हैं। यानी जिस बच्चे को हमने किताबें दी है वो कोई ना कोई ऐसा बच्चा है, वो किताबें वहाँ सेल करके आया है। तो स्टार्टिंग में ये दिक्कत आई है कि जो किताबें हम बच्चों को देते हैं वो सेल भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमने प्रॉपर इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया भी किस बच्चे को हम किताबें देते हैं, उस बच्चे ने किताबें वापस की या नहीं की। एक ख़ास बात ये हमारे इस प्रोग्राम की कि जिस बच्चे को हम किताब देते हैं, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो किताब वापस करनी होती है। सिर्फ एक ही कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई कुछ नहीं पूछते हैं उससे। दूसरी बात है कि किताबें के लिए हमें कई बार किताबें खरीदनी भी पड़ती हैं, क्योंकि जो पुरानी किताबें हम खरीदते हैं वो पूरा सेट नहीं होता है। जैसे कोई 10वीं का बच्चा हमसे किताबें मांगने आया है और हमें जो 10वीं की किताबें मिलती हैं वो पूरी नहीं मिलती हैं। 10 किताबें होती हैं NCERT में 10वीं की, तो किसी घर से 2 मिलती हैं, किसी से 4 मिलती है, बाकी हमें ख़रीद के देनी पड़ती हैं। और इसके अलावा अभी जो इन फ्यूचर जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमें लगा है ख़ास तौर पर जो ट्राई सिटी में लगा हुआ है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, माता पिता दोनों नहीं हैं, जो दादा दादी या नाना नानी उनको संभालते हैं, या जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए अभी हमने एक मुहिम छेड़ी है कि उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके उन हर बच्चे तक ये सारी चीज़ें हम पहुंचाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बैग हमने अभी नए बैग मंगवाए हैं, 200 बैग मंगवाए हैं। अभी हम 200 बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और साल में जितने भी उनको जिस एजुकेशन संबंधित जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किताबें हम बच्चों को देते हैं तो हम उनसे दूसरी भी बातें कर लेते हैं, भाई घर में कौन है, घर का माहौल कैसा है। तो हमारी जो फीमेल मेंबर है सविता जी हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी संस्था के, तो एक लड़की ने उन्हें बताया कि जब मासिक धर्म के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन जब होता है तो वो स्कूल में नहीं आती हैं, क्योंकि वो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और जो कपड़ा है वो कहीं ना कहीं लीकेज होने का डर रहता है। तो सविता ने हमसे ये बात डिस्कस की कि सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है। तो हमें लगा कि हमें इस पर काम करना चाहिए। उस टाइम मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरे घर में भी तो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, हम उसे 1 मिनट में कोई भी काम बोल देते हैं, लेकिन ये तो एहसास हुआ ही नहीं हमें। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे अपनी बहन से या अपनी माता से घर के कामों में काम बटाना चाहिए।
जब भी वो मुझे ये कहते थे कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो हमने कभी एहसास नहीं किया कि भाई उनको मासिक धर्म की समस्या हो सकती है। उस टाइम मुझे एहसास हुआ और उस टाइम के बाद हमने एक कॉलोनी को अडोप्ट किया। शाहपुर कॉलोनी है, सेक्टर 38 वेस्ट के नज़दीक चंडीगढ़ में। तो उस कॉलोनी में हमने 1 महीना काम किया। 20 लड़कियों की टीम तैयार की सविता जी ने। तो हमने वहाँ लगातार सर्वे किया। सर्वे के बाद जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई वो वास्तव में बड़ी चौंकाने वाली थी कि आज भी वहाँ महिलाएं पुराना कपड़ा, राख आदि चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि घास का भी इस्तेमाल करती है। यानी मासिक धर्म के दौरान वो घास का इस्तेमाल करती हैं। तो उनकी सुरक्षा कहाँ तक होगी? क्या वो महिलाएं एक सुरक्षित जनरेशन को जन्म दे सकती हैं? नहीं दे सकती। उसके बाद हमने उन महिलाओं से बात की। बात करने के बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड दिए और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप चाहें तब तक हमारे पास आके आप फ्री में सैनिटरी पैड ले सकते हैं। अब हर 2 महीने में हम वहाँ जाते हैं और उन महिलाओं को सैनिटरी पैड देते हैं। और उनको कोई अगर दिक्कत आती है, जैसे कोई हेल्थ की दिक्कत आती है, तो डॉक्टर है, उन डॉक्टर से हम पूरा विचार विमर्श करते हैं, जिससे उनके कोई पैसे नहीं लगते हैं। और डॉक्टरी जो इलाज है वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं उन सभी का। इसी के साथ फिर हमने दूसरी कॉलोनी को अडोप्ट किया, फिर तीसरी कॉलोनी को अडोप्ट किया। इस तरह 3 कॉलोनियों को हम मासिक धर्म में अडोप्ट कर चुके हैं। नया गांव की एक कॉलोनी है माली कॉलोनी। उस माली कॉलोनी में आज भी ऐसे 50 परिवार रह रहे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है और शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं है। उन बच्चों को, जहाँ रहने वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, हमने उन बच्चों से बात की। बात करने के बाद उनका इंटरेस्ट बना थोड़ा थोड़ा। हर त्यौहार उन लोगों के साथ मनाने हमने शुरू किए। तो वहाँ एक फ्रेंडली माहौल हमने जनरेट किया। जनरेट करने के बाद उन बच्चों का स्कूल में नाम लिखाया। आज वो सारे बच्चे ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी वो महिलाएं बाहर सोच जाती हैं। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ऐसी जगहों पे हमने काम किया है और हम काम कर रहे हैं। ऐसा है, अगर सरकार तक मेरी बात ये पहुंच रही है या कोई भी ऐसा शिक्षा अधिकारी है जो इस बात को सुन रहा है, तो उससे मेरा एक ही निवेदन होगा कि हमने सिर्फ एक बार कोशिश करनी है। यानी जो बच्चे एज इट इज़ क्लास में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल की मदद लेके एक स्कूल में बुक बैंक बनाया जाए। उस बुक बैंक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सारी किताबें वहीं रखी जाए और हर क्लास में एक बच्चे की जिम्मेदारी लगाई जाए। तो जितने भी जो ऐसे बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको समय पे किताबें मिलेंगी। दूसरी चीज़, जो किताबें बनाने के लिए जो पेड़ पौधे कट रहे हैं वो पेड़ पौधे नहीं कटेंगे। और तीसरी चीज़, गरीब माता पिता के पैसे बचेंगे। और चौथी चीज़ है जो बच्चे में किताबों को सही रखने की जो आदत का निर्माण होगा। यानी एक बार कोशिश करके हम 5 साल एक किताब को चला सकते हैं। तो हर स्कूल में बुक बैंक बनेगा तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सीमित बच्चों तक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मेरी अप्रोच वहाँ तक है। चंडीगढ़ में काम करने के लिए, स्कूल में काम करने के लिए, कॉलेज में काम करने के लिए आपको सरकारी विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। और सरकारी विभाग से परमिशन लेना कोई आसान काम नहीं है। ये तो हमने अपनी कोशिश की है, बार बार हम ऑफिसों में गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है। अगर किसी स्कूल में पहुंच नहीं पाए तो वहाँ पर हमने सीधे कॉलोनियों को टारगेट किया है। इस वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। हमें एक ऐसी जगह उपलब्ध करवाई जाए जहाँ पर हम किताबों की लाइब्रेरी बना सकें, पेन की लाइब्रेरी बना सकें, पुराने रबड़ की लाइब्रेरी बना सकें। चंडीगढ़ या ट्राई सिटी का कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जिसकी इच्छा है पढ़ने की, अगर उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उस लाइब्रेरी में आए फिर आपको सारी चीज़ ले जाए। हम प्रशासन से कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए। बड़ी स्ट्रगल भरी कहानी है ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ आ रही है? जी बिल्कुल, पंजाबी मुझे बिल्कुल समझ आती है। अच्छा, लेकिन पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती थी। अच्छा, तो पंजाबी ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जब ये प्रॉब्लम आई मुझे कि पंजाबी लिखी होती है और मुझे ये नहीं पता कि किताब किस चीज़ की है, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको पंजाबी आती है, हमारा वॉलंटियर ही है वो। तो मैंने धीरे धीरे जैसे ऊड़ा आड़ा ये होता है, ये मैंने सीखना शुरुआत की। और अब कोई भी पंजाबी जो लिखा होता है, छोटी मोटी पंजाबी मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन अब लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पंजाबी न्यूज़ में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ मैं टेलीविज़न से, और लिखने की भी मैं कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में मैं परफेक्ट हो जाऊँगा पंजाबी में। हाँ,
ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ 10 ਬਾਏ 10 ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ही रात ਨੂੰ सौ जाते हो। ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर उस काम का आपने रिजल्ट लेके आना है ग्राउंड लेवल पे, तो उस काम में आपको घुसना पड़ता है। जब तक आपके अंदर वो काम नहीं रहेगा तो आप एक फॉर्मेलिटी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मुझे इस काम के साथ रहना है, आगे मुझे ज़रूरतमंद बच्चों को ही शिक्षित करना है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य यही बनाया है। तो इसमें है हेल्थ इशू काफ़ी आते हैं कि मैं नीचे ही सोता हूँ यहाँ पे, और जैसे किताबें हैं, बात किताबों की आती है तो देसी भाषा में जो कहते हैं एक धरन होती है जो पेट में होती है, धरन, वजन उठाने से आपको धरन दिख जाती है। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहता भी है तो कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया जो आयुर्वेदिक होता है, उन्होंने कहा कि होती है। उन्होंने मुझे वज़न उठाने से सख्त मना किया कि आपने वज़न नहीं उठाना है, लेकिन मेरा काम किताबों का है, किताबें हैं तो वज़न तो होगा ही, क्योंकि मैं एक्टिवा पे लेके आता हूँ सारी किताबों को। तो मेरा हेल्थ इशू ये बार बार रहता है, जैसे मैं वज़न उठाता हूँ मेरी धड़न दिख जाती है और उससे मुझे वोमिटिंग हो जाती है। अब मैं दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, एक ही बार इसलिए खाना खाता हूँ क्योंकि दिन में मैं काम करता हूँ और काम करने के बाद अगर मैं खाना खा लेता हूँ तो वो वोमिटिंग हो जाती है। हर जगह मैंने इसको चेक करवाया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं होता है। पर तुसी फिर भी नहीं रोक रहे, चंगे काम ते लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद बच्चे को किताबें देते हैं ना, और उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी कोई चीज़ है। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, और आप सभी लोगों की जो शुभकामनाएं हैं, जो हमारे जो डोनर हैं जो किताब डोनेट करते हैं, उनकी जो शुभकामनाएं, उनका जो सहयोग है, वही हमें आगे बढ़ाता है, और इसी वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ JBT ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੌਬ क्यों ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ हो? देखिए ऐसा है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैंने देखा कि ऐसे बच्चे हैं, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट हो गई है कि ये ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। मतलब ये हम ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हम नौकरी लगे, नौकरी करने के बाद हमने शादी कर ली, शादी के बाद पैसा कमाया, अपनी फैमिली पे लगा दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो ज़िंदगी ऐसे हटके जीनी है, मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकता, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जब मैं वो चीज़ सोचता हूँ तो फिर जो जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं वो आपको सारी त्याग करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। जैसे मेरी फैमिली में चंडीगढ़ में रहती है मेरी फैमिली, भैया भाभी दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर मैं यहाँ रहता हूँ। अगर मेरे ऑफिस से मेरा घर देखा जाए तो 100 मीटर की दूरी पे है जी। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो यहाँ से ध्यान हट जाता है, मेरा जो पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं उसमें ध्यान चला जाता है। तो इस करके मैं यहाँ रहता हूँ और इसी तरह से मैं आगे काम कर। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ कि हर एक बच्चे तक ਜਿਹੜੀ एजुकेशन पहुंच सकती है? देखिए ऐसा है, एक मैंने नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत सुना है। उसमें एक पैटर्न होता है कि जो किताबें होती हैं वो स्कूल में ही जमा होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं 10वीं का हूँ, मैंने 10वीं कंप्लीट कर ली है और मैं 11वीं में आया हूँ, तो मुझे मेरी सारी किताबें जमा हो जाती हैं। तो इसी तरह का सरकार को कोई कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। पहले तो पुरानी किताबें इकट्ठी करें, फिर प्राइवेट स्कूलों से भी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, वो किताबें बेचते नहीं हैं, वो रद्दी में 2-3 रुपये में बेच देते हैं। इससे अच्छा अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो इकट्ठी हो सकती हैं। तो सरकार को एक स्कूल में बुक बैंक बनाना चाहिए। बुक बैंक बनाने के बाद जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद जैसे उसके पेपर कंप्लीट होते हैं वो किताब जमा कराए। इससे क्या होता है कि एक तो पैसा बचेगा बच्चे का, माँ बाप का पैसा बचेगा, दूसरा उन किताबों को बनाने के लिए जो पेड़ कटते हैं, आज के दिन जो इन्वायरमेंट का एक बड़ा इशू है, वो पेड़ नहीं कटेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चे किताबों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं या उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उनकी नहीं होगी और बेहतर रिजल्ट आएगा और एक शिक्षित समाज का निर्माण होगा इससे। बिल्कुल। तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। देखिए सम्मान एक ऐसा है, मैंने आज तक कभी भी किसी भी सम्मान के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। जी। जैसे बहुत से सोशल वर्कर होते हैं, ये कहते हैं भी आप राष्ट्रपति के लिए करो, आप प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए करो, मैंने कभी ऐसे अप्लाई नहीं किया। लेकिन 94.3 FM कहानी जिद की एक अवार्ड वो निकालते हैं और वो देश के 18 लोगों को देते हैं। तो उनकी जो 94.3 में RJ जो है गीत, वो हमारी टीम मेंबर है।
तो उसने उन्होंने मेरे बारे में बताया। जी मेरे बारे में बताया तो मेरे पास कॉल आई, मेरी पूरी डिटेल ली, तो मेरे से बिना पूछे उन्होंने जो है मेरा अवार्ड के लिए नाम जो है डाल दिया। उसमें भी आपको अवार्ड नॉमिनेट हम करते हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, नौजवानों के लिए एक बिल्कुल सीधा सा मेरा एक मैसेज है कि मैं खुद भी एक नौजवान हूँ। ਬਿਲਕੁਲ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 25 साल का था। जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं और करते हैं तो हम बहुत बार पीछे हो जाते हैं कि ये चीज़ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं अकेला था और आज मेरे पास 200 लोगों की टीम है। जब मैंने किताबें दी तब मैंने 10 बच्चों को किताबें दी, आज लगभग 4,500 बच्चों को हम किताबें दे रहे हैं। तो ये चीज़ ये बताता है कि अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है, अगर आप मजबूत हैं, तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को भी पा सकते हैं। पढ़ाई एक बेहद ज़रूरी है, बिना पढ़े हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, नशे की तरफ ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि नशा है वो पल भर का मज़ा है और पढ़ाई है वो ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी बनाती है, आपको एक शिक्षित नागरिक बनाती है, जिसमें आप देश और समाज की पूरी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी जो दर्शक हैं जो आपको देखते हैं उनसे भी मेरा एक ही निवेदन है कि आपकी जो पुरानी किताब है वो रद्दी का जरिया नहीं, शिक्षा का जरिया बननी चाहिए। धन्यवाद। ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ।